हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे संचार माध्यमों को समझना। ये अध्याय का नाम है और इसमें हम संचार माध्यमों को, कौन कौन सा संचार के माध्यम होते हैं, उनके किस संचार माध्यम की क्या विशेषता है, क्या विशेष भूमिका है उनके। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, दिया है कि सबसे पहले कि टेलीविजन पर आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है आपका, रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं। यानी संचार का माध्यम क्या है? पहला तो वो है कि वो माध्यम जिसके द्वारा हमें अपने समाज में, देश विदेशों में, विभिन्न स्थानों पे घटने वाली घटनाओं की जो जानकारी मिलती है, जो सूचना जिस माध्यम से हमें प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं संचार के माध्यम। तो वही यहाँ पे ये दे रहा है कि इन इन चीजों से हम क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। फिर दे रहा है क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, यानी कुछ खोजते हैं, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है, क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप में रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द है मीडिया। यानी मीडिया क्या है? यह है एक संचार का माध्यम। इस पाठ में आप मीडिया के बारे में, यानी संचार के माध्यमों के बारे में हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है, और क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार के माध्यमों से सीखी हो, कि हमें हमारे जीवन में संचार के माध्यमों का भी बहुत महत्व है। क्या 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 परिवर्तन हम अपने खुद के पर्सनल लाइफ में देख पा रहे हैं इसके। तो आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ दे रहा है कि जो स्थानीय मेले या दुकानें होती हैं, तो स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी कार्यक्रम तक, जो टीवी के कार्यक्रम होते हैं तक जो हम देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी टीवी यानी मीडिया कह सकते हैं। मीडिया यानी एक माध्यम है। मीडिया जो अंग्रेजी की मीडियम शब्द से बना है, और ये मीडियम जो है शब्द का बहुवचन रूप है। इसका तात्पर्य है कि उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ है माध्यम, यानी वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं दूसरे लोगों के साथ, या हो सकता है कि बहुत सारी जानकारियां जो क्या होती हैं हमें उनसे मिलती हैं। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज, जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी हो गया, इसमें रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे ही रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है। इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया हम कहते हैं। यानी ये इसका जो पहुंच है देश विदेशों तक है, पूरे विश्व में इसका पहुंच है, और हम पूरे विश्व की इनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, कहाँ पे क्या घटना हो रही है, कौन सी आपदा, कौन सी महामारी, कौन सा युद्ध, ये सारे चीज तो हम संचार के माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं आज घर बैठे। आगे देखते इसमें दिया संचार माध्यम और तकनीक। तो संचार माध्यम और तकनीक, इस संचार के माध्यम कौन कौन से, किन किन तकनीकों को इसमें प्रयोग किया जा रहा है। इसमें दिया है कि आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इनके प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर क्या है, बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? यानी जो समाचार जो पत्र होते हैं को हम छपे हुए माध्यम यानी प्रिंट मीडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई भी चीज रिटेन में लिखा या छपा हुआ मिलता है, उसे पढ़ के कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए ये होता है छपा हुआ माध्यम यानी प्रिंट मीडिया। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जो जन संचार माध्यम है, इनके इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। आगे हम देखते हैं, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, यानी उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा संचार के माध्यमों में, तो क्या होगा, जो हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो तकनीक का जितना सुधार होगा उतने ही उसमें जो यदि चित्र भेजे जा रहे हैं, वॉइस भेजे जा रहे हैं, टेक्स्ट भेजे जा रहे हैं, काफी क्लीन होंगे और उसमें क्या होगा, बहुत सुधार होगा। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है, यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यमों से जितने जितने हम
मतलब जितना अधिक से अधिक हम जानकारियों को ग्रहण करेंगे, दूसरे लोगों के विचारों को ग्रहण करेंगे, उससे हम प्रभावित भी होंगे, और जब वो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगा तो वो हमारे व्यवहार में भी बदलाव लाएगा। तो बहुत सारे हमारे जीवन में ये प्रयोग लाता है। उदाहरण के लिए दिया है कि आज हमारे लिए जो टेलीविजन है, तो टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम क्या करते हैं, अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन के माध्यम से तो हम देखकर पूरे विश्व को देख पा रहे हैं, विश्व में कौन सी घटनाएं क्या घटित हो रही हैं, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है, तो सारे पूरे विश्व से हम जुड़े हैं। किस माध्यम से, इन्हीं जो मीडिया के हैं, विभिन्न प्रकार के मीडिया, इन्हीं के माध्यम से हम जुड़े हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित जो चित्र है सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों, जो संसार के बहुत भाग होते हैं, अन्य भागों से भी हम समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आगे दे रहा है कि आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः हम जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को भी हम देख पा रहे हैं। यानी इंडिया में रहते हुए विश्व के विभिन्न देशों की जो तूफान आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, सारी चीजें हम टेलीविजन पे देख पा रहे हैं। तो यही टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। संचार माध्यम और धन, इनका क्या अंतर संबंध है, आइए देखते हैं। देखिए, जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली भी हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है, इसमें लाइटें होती है, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर करने यंत्र होते हैं, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सब की व्यवस्था होती है। तो इन सब का क्या होता है, मूल्य भी अधिक होता है। यदि हमें उसको पहुंच हासिल करनी है तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा, तभी हम ये सारी जानकारियां ले सकते हैं, देख सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे दे रहा है कि समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग, उनके साथ अन्य भी लोग लगे रहते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे सम्मिलित होते हैं, जो कि कुछ लोग होते हैं जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन हमें व्यय करना पड़ता है वो तकनीक को लेने के लिए। तो इन खर्चों के कारण जो जनसंचार माध्यम है को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की भी आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप अधिकांशतः जो टीवी चैनल हैं और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का ये भाग होते हैं, ताकि उनको मतलब धन मिलता रहे, तो उससे क्या करें कि अपने वो कार्यों को संचालित कर सकें। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने की विभिन्न तकनीकों के बारे में, विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। और एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। यानी जो जनसंचार माध्यम विभिन्न वस्तुओं के जो व्यापारिक वर्ग होता है, तो उनके वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं, वो भी उनके धन अर्ज करने का एक माध्यम है, कह सकते हैं। जैसे कारें हो गए, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि, इन सब का ऐड आता है, तो उन ऐड से भी उनको पैसा मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं, जो हमें छोटे छोटे विज्ञापन उसमें आते हैं। तो टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे पढ़े हैं। देखिए, ये दिया हुआ है कि स्टूडियो कहाँ से, जैसे वहां से वो दिखाते हैं टीवी चैनल वाले। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपए से हो सकता है कितना तक, 1 लाख रुपए तक के बीच पड़ता है। आगे देखते हैं हम संचार माध्यम और लोकतंत्र, यानी संचार माध्यम और लोकतंत्र कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। जैसे किसी भी सरकार, किसी भी देश का जो लोकतंत्र है या राजतंत्र है, यानी हर एक चीज, राजनीति से लेकर सामाजिक, आर्थिक, विभिन्न प्रकार के सब चीजों की ये जो जानकारी हमें मिलती है संचार के माध्यम से मिलती है। तो संचार का माध्यम और लोकतंत्र एक तरह से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध अपना प्रदर्शित कर सकते हैं।
हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। तो कोई उन्हें कार्य अनुचित लग रहा है, उनके हक में नहीं है, तो फिर इन समाचारों को देख करके उस आधार पे वो क्या कर सकते हैं, सरकार से किसी भी चीज की मांग भी कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में जो संचार माध्यम है, तो संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। संतुलित संचार माध्यम, देखिए यहाँ पे दो रिपोर्ट दिया हुआ है। एक दिया है न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और एक है इंडिया डेली की रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम पहले न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा क्या है, चक्का जाम, यातायात रुका। यहाँ पे दिया है कि कारखानों के मालिकों और जो मजदूर है, मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया है और सड़कों पे वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी हैं और इन इकाइयों के बंद होने से प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखानों को हटाया जाना चाहिए और विरोध करने के स्थान पे कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए कि यहाँ पे ये प्रदूषण शहर में फैला रहे तो इसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। एक ये रिपीट होगी हमारी न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। अब यहाँ पे दिया है इंडिया डेली की रिपोर्ट में दिया है कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, जैसे शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है क्योंकि वह आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखाने लगाने की लाइसेंस देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया और एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वो हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ है, तो हम कैसे पुनर्स्थापना को मान लें। तो ये लोग इसलिए यहाँ के विरोध कर रहे हैं, जो उसके मालिक हैं और जो श्रमिक है, दोनों लोग। तो ये जो दोनों हम रिपोर्ट देखे, यानी समानता दोनों में यही देखने को मिला है हमें कि शहर में कोई ऐसे कारखानों को बंद करने के लिए सरकार कह रही है, फिर वहाँ के जो मजदूर हैं उनको रोजगार से बेरोजगार हो जाएंगे, फिर वह कहाँ जाए, उन्हें पुनर्स्थापित भी किया जाएगा तो उतने उचित स्थान पर नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, सारे विरोध यानी जो भी ये जानकारी देते हैं सही देते हैं और लगभग सभी समाचारों में जो समाचार पत्र हैं या फिर जो न्यूज चैनल हैं वो सब उसी जानकारी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, लेकिन जो जानकारी होती है वो सही देते हैं। यहाँ आगे दे रहा है कि वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी, यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। यानी ये जो मुद्दा तो उनका वही रहता है, लेकिन बस उनका क्या होता है, पक्ष अलग अलग लाते हैं। कोई कुछ जो बातें उस न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं आ पाई हैं सामने, वो फिर जाकर के उसमें विशेष सर्च करते हैं, खोज करते हैं और फिर लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और उस समस्या के, उस मुद्दे के विभिन्न पक्षों पे अपनी बात रखते हैं और समाज को भी उस बातों से अवगत कराते हैं। क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर
हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक पक्ष पे चर्चा की गई, किसी ने आया कोई अपना एक पक्ष लेकर के न्यूज दे दिया, तो यही दे रहा है कि वो संतुलित नहीं है। हमें संतुलित तब होगा जब वो विभिन्न जो उसका अच्छे पक्ष है, जो बुरे पक्ष हैं, या जो मालिकों की इंडस्ट्री के लोगों की जो कमियां हैं उनको भी उजागर करें, और सरकार की तरफ से जो उनको पुनर्स्थापित करने में जो समस्याएं आ रही हैं उसको भी, दोनों पक्षों की समस्याओं को उजागर करें, तो वो संतुलित रिपोर्ट माना जाएगा। आगे देखते हैं, फिर पाठकों को समय अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि फिर उस पे जो हमें पास न्यूज आएगा, जो समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, उसके आधार पर फिर एक हमारी धारणा बनती है, हम अपना विचार उसके आधार पे अपना विचार एक गठित करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। यानी संतुलित वो तभी लिखेंगे जितने उनको स्वतंत्रता मिलेगी, वरना यदि सरकार के दबाव में है तो क्या लिखेंगे, सरकार के पक्ष वाली बातें लिखेंगे, जो विपक्ष में क्या है गलत चीजें हैं उसको उजागर नहीं करेंगे। तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता भी उनको मिलनी चाहिए, तभी वो एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार के विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना स्वतंत्र माध्यमों के क्या हो सकता है, वो अपना क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल निर्विवाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, यदि स्वतंत्रता उनको नहीं मिल पाती है तो। आगे देखते हैं, ऊपर हमने जैसे पढ़ा है कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। जैसे भी हमें जानकारी मिली उस आधार पर हम अपना अब एक्शन लेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो, यानी वो जानकारी सच्चाई दिखाई जाए, उसमें बना के या फिर कुछ ऐसी बातें न जोड़ी जाए उसमें। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण बता रहा है कि सरकार को उन पर नियंत्रण है। जब जो सरकार है समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य का, गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी सेंसरशिप जब उसको अनुमति देगा कि हाँ ये फिल्म, ये गीत या ये गाना क्या होना चाहिए, प्रसारित किया जाना चाहिए, तभी वो प्रसारित होता है। जब तक सेंसरशिप की अनुमति नहीं मिलती है तब तक वो जन समुदाय तक नहीं पहुंचाया जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर भी सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय था 1975 और से 77 तक, आपातकाल का था। इस समय बिल्कुल नियंत्रित कर लिया गया था, किसको, संचार माध्यमों को बिल्कुल नियंत्रित कर लिया गया था सरकार द्वारा। सरकार जो चाहे वही चीजें दिखाया जाना होता था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार जो है, सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांशतः चीजें क्या दिया है, आगे देखते हैं। अधिकांशतः चीजें क्या होती है, समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं यदि सेंसरशिप नहीं है तो। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो संचार है, संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भी नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। संचार जो माध्यम है, इनके द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता कि ये बिल्कुल जो संचार के जो माध्यम है बहुत स्वतंत्र है या निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। इनमें भी क्या नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। आइए हम इसे ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हाईलाइट, एक कहानी दिया है कि टीवी हमारे साथ क्या करता है, हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। देखिए दिया है कि बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है और हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमें बहुत ऐसे विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। जाहिर सी बात है, टीवी हो या मोबाइल फोन हो या फिर रेडियो हो या फिर न्यूज़पेपर हो, जो चीजें हम पढ़ते हैं और हम जिन विचारों को, जिन बातों को ग्रहण करते हैं, हमारा मानसिकता फिर वैसा बनता जाता है और हम उससे प्रभावित होते ही हैं, उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। तो यह दुनिया को देखने के लिए एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। जैसे टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, सास भी कभी बहू थी,
जैसे जैसे पारिवारिक धारावाहिक, जैसे धारावाहिक हो गया, और बहुत सारे हम मूवी देखते हैं, उन सबका भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार हो गया, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और जो अंत है में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतर दर्शकों को आकर्षित कर सकें। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीजों के बारे में सोचिए, और टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती है। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में भी अधिक दिखाता है या गरीबों के, ये बता रहा है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों और हमारे रुख, यानी जो हमारा व्यवहार होता है, इन सबको प्रभावित कैसे करता है। और हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है, यानी कि जो सारी चीजें टीवी पे दिखाई जा रही है, सब सिर्फ वही ही सही है। आगे दे रहा है कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिस की ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं, जो धनाढ्य जीवन शैलियों से भरे व्यक्ति हैं, जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। ये नहीं कि यदि गलत चीजें भी दिखाई जा रही है तो उसे देख कर हम उसे भी फॉलो करें, यदि गलत है तो उसे अनफॉलो करें, उसका विरोध करें। ये भी होना चाहिए, एक अच्छा एकदम अलर्ट दर्शक होना चाहिए कि क्या चीजें बुरी हैं, उसमें क्या अच्छी चीजें दिखाई जा रही हैं। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो वे मुद्दे एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे देखते हैं, मसौदा तय किया जाना। आगे हम देखते हैं कि यहाँ दिया है कि मसौदा तय किया जाना, यानी इस पे चर्चा की जाती है, कौन सी घटनाएं दिखाई जाए, किन बातों पे चर्चा किया जाए ताकि जनता को आकर्षित करे देखने के लिए। जैसे यहाँ दे रहा है आगे कि किन घटनाओं पे ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी आधार पर वो तय करते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है, क्या नहीं। जैसे हम देखें, उदाहरण के लिए दे रहा है कि आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ जाता है तो क्या करते, वो क्या होता है, एक न्यूज हेडलाइन बन जाता है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने, हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि जो संचार का माध्यम है, हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में क्या किया है कि कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़ते हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमें कोको कोला के जो पेय हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुरक्षा मापदंडों के अनुसार इन्हें नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई कि जो ये ब्रांड है, इनको नियंत्रित किया जाए। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है कि जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी नहीं कमी जाता है कि वो हानिकारक है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पीने के जो असुरक्षित पानी मिलता है, तो उसकी वजह से सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हैं हुए दिखाई देंगे। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिराकर दिया गया, पर किसी ने इस पर क्या किया, जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। यानी ये दिया है कि संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। यानी
जो धनवानों के सामने ये अपना फैशन शो प्रदर्शित करते हैं, डिजाइनर नए-नए वस्त्रों का, ये तो हेडलाइन बन जाता है, मुख्य पृष्ठ पे आ जाता है, लेकिन वहीं कहीं पे बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको क्या होता है, कवरेज नहीं दिया जा पाता है, नहीं कवर कर पाया जाता है। आगे यहाँ दे रहा है कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार जो है माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम में किसी घटना की खबर छपने से रोक सकती है। इसे कहा जाता है सेंसरशिप, यानी यदि कोई ऐसी घटना है उसको सरकार छपने से रोकना चाहे तो रोक सकती है, और ये करता है सेंसरशिप। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संचार माध्यमों और व्यापार बिल्कुल एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए हैं, और ऐसा संबंधित होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन में आना कठिन है, यानी एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इस वजह से इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से जो प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी पूर्णतः कह सकते हैं कि प्राय पूर्ण नहीं होती है, और ये क्या हो सकती, एक पक्षीय हो सकती है, या फिर कोई व्यापारिक उद्देश्य के लिए तो फिर विशेष रूप से उस मुद्दे को ध्यान में रख के वो तैयार किया जाता है या उसके बारे में जानकारी दी जाती है। अतः हमें संचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है? हम यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण इसमें छोड़ दिया गया है और क्यों? तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये जब हम एक जागरूक श्रोता या दर्शक के रूप में उसको देख रहे हैं तो हम उसमें देख सकते हैं। यहाँ दिया है कि सामाजिक विज्ञापन, यानी सरकार व निजी जो संस्थाएं होती हैं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जैसे यहाँ पे दिया है सतर्कता ही संरक्षण का आधार है। तो ये भी यहाँ पे एक प्रकार का संदेश दिया जा रहा है लोगों को कि जब ट्रेन आ रही है रेलवे क्रॉसिंग को बिना उसके पार न करें। तो ये भी एक संचार का ही माध्यम है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।